हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल UKSSC विद NK पर। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको यहाँ पर परमार वंश के नेक्स्ट वीडियो में कुछ प्रश्न दे रहा हूँ, जिसमें यह प्रश्न हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो परमार वंश में पहला प्रश्न ये है कि किसका कथन है कि कादिल राव का पुत्र कनक राव, मतलब जिसका बाद में क्या नाम पड़ गया, कनकपाल था, तो यह कादिल राव का पुत्र, तो कादिल राव का पुत्र। तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका हमारे पास सही आंसर है हरिकृष्ण रतूड़ी। तो यह किसने कहा था, ये कथन किसका है, हरिकृष्ण रतूड़ी का। तो ये कथन किसका है, कादिल राव का कनकपाल पुत्र था, ये कथन किसका है, हरिकृष्ण रतूड़ी का। ठीक है। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि सुदर्शन शाह किस उपन्यास के नाम से कविताएं लिखते थे। तो जो सुदर्शन शाह थे, इनकी 1828 में इन्होंने एक कविता लिखी थी जिसका नाम था सभासार। ठीक है। तो इन्होंने सभासार पुस्तक की रचना की थी। तो ये जो उपन्यास अपने लिखते थे, किस उपन्यास के नाम से तो ये लिखते थे सूरत कवि के नाम से। तो किस नाम से लिखते थे, सूरत कवि के नाम से अपने उपन्यास लिखते थे। तो इसमें यही पूछा गया कि सुदर्शन शाह किस उपनाम से कविताएं लिखते थे। तो किस उपनाम से लिखते थे, सूरत कवि के नाम से लिखते थे। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि मानवोदय काव्य का समयकाल माना जाता है। तो मानवोदय काव्य का समयकाल कब से कब माना जाता है, तो 1600 ईस्वी। तो 1600 ईस्वी जो है मानवोदय काव्य का समयकाल माना जाता है। आपके पास जिस तरह के प्रश्न आपको ये दिखाई दे रहे हैं, इसी तरीके से आपके पास प्रश्न वहाँ पर भी एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो इसी तरीके को, इसी बेस को लेकर मैं आपको ये वीडियो इन प्रश्नों को करा रहा हूँ। ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आएगा हमारे पास कि समस्त परमार वंश में 888 से लेकर 1949 तक कितने राजाओं का उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पर 60 राजाओं का उल्लेख मिलता है। तो कितने राजाओं का उल्लेख मिलता है, 60 राजाओं का उल्लेख मिलता है। ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न कि परमार या पंवार वंश के पूर्वज किस रूप में कार्तिकेयपुर राजाओं के अधीन शासन करते थे। तो किस रूप में शासन करते, जो उनके पूर्वज थे कार्तिकेयपुर राजाओं के अधीन होकर, उन्हें क्या कहा जाता, जो अधीन रहते थे उन्हें क्या कहा जाता है, किस नाम से शासन करते थे। तो वो करते थे गणपति नाम से शासन करते थे। तो किस नाम से करते थे, गणपति नाम से शासन करते थे। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न उत्तराखंड से कि परमार वंश में राजा सोनपाल या स्वर्णपाल किस क्रम के राजा रहे हैं। तो किस क्रम के राजा रहे हैं, ये रहे हैं 24वें क्रम के राजा। काफ़ी बार प्रश्न आए हुए भी है हमारे पास परमार वंश में, कहीं से भी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट राजा होते हैं, जैसे कि हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट अजयपाल हो गए, कनकपाल हो गए, सुदर्शन शाह हो गए, प्रदीप शाह हो गए, इनका कभी क्रम भी पूछ लिया जाता है किस क्रम के राजा रहे हैं। तो उसी तरीके के प्रश्न मैं आपको इसमें भी कराता रहूँगा। ठीक है। तो फिर इसके बाद हमारा आएगा, तो ये किस क्रम के राजा रहे हैं, 24वें क्रम के राजा रहे हैं। फिर इसके बाद हमारा जो है हिंदी में प्रश्न होंगे हमारे पास, कुछ हिंदी के प्रश्न है। तो हिंदी में जो प्रश्न है, पहला प्रश्न ये है कि सूरज पर थूकना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो सूरज पर थूकना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो इसका जो अर्थ है वो होगा हमारे पास निर्दोष को दोषी अताना। निर्दोष को क्या बोलेंगे हम, निर्दोष को दोषी अताना। तो इसका जो राइट आंसर होगा, निर्दोष को दोषी अताना, इसका राइट आंसर होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में कौन अशुद्ध वाक्य है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे अशुद्ध वाक्य छांटना है। तो अशुद्ध वाक्य देखो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, मैं सारी रात भर जागता रहा। पहले हम सभी ऑप्शन पढ़ेंगे, उसके बाद मैं सारी रात भर जागता रहा। सेकंड ऑप्शन, मैं पूरी रात भर जागता रहा। थर्ड ऑप्शन, मैं सारी रात जागता रहा। मैं पूरी रात में जागता रहा। तो यहाँ पे जो आपको सही प्रश्न और अशुद्ध वाक्य है, अशुद्ध वाक्य हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे अशुद्ध वाक्य में इसमें हमें क्या करना है, मैं सारी रात भर जागता रहा। यहाँ पे हमें ये भी लाइन कुछ अच्छी नहीं लगी पढ़ने में। ठीक, पूरी रात भर जागता रहा,
मैं पूरी रात में जागता रहा। और जो सिंपल लाइन है इसमें है कौन सी, थर्ड में सारी रात जागता रहा। तो इसका यही अशुद्ध वाक्य हो गया। ठीक है, तो यही कौन सा हो गया इसका अशुद्ध वाक्य। जो इसमें सिंपल लगा में सबसे वो इसमें अशुद्ध वाक्य है। तो इसका थर्ड ऑप्शन हमारे पास राइट आंसर होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न कि जिसे किसी से लगाव ना हो के लिए एक शब्द है, तो उसके लिए क्या शब्द होगा, उसके लिए होगा निर्लिप्त। क्या होगा, निर्लिप्त। तो उसके लिए एक शब्द होगा हमारे पास निर्लिप्त। तो आप वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। फिर हमारे पास सेकंड नेक्स्ट प्रश्न कि जूतियों में दाल बांटना मुहावरे का क्या अर्थ है। जूतियों में दाल बांटना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो इस मुहावरे का जो अर्थ होगा लड़ाई झगड़ा करना। तो कौन सा क्या अर्थ होगा, लड़ाई झगड़ा करना। तो आपके पास जो मुहावरे भी आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, यहाँ से भी आपको प्रश्न मिलते हैं। ठीक है, तो मुहावरे भी इसमें आपको मैंने कराए हैं। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न कि राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है। तो हिंदी का जो पहला कवि माना किसे माना, तो सरहपाद। तो हिंदी का पहला कवि किसे माना, हिंदी सरहपाद को माना है। ठीक है, तो प्रश्न वो सिर्फ यही कहेंगे कि राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है, तो हिंद सरहपाद को माना है। फिर नेक्स्ट प्रश्न कि संयुक्त क्रिया के कितने भेद हैं। आपके पास प्रश्न आ गया डायरेक्ट कि संयुक्त क्रिया के कितने भेद हैं। तो इसके कुल 11 भेद हैं। और इन 11 भेद को मैं आपको यहाँ पे नहीं, जब मैं आपको क्रिया कराऊंगा तो आप जो भी है जितनी भी हमारी क्रिया हैं उसमें अपवाद होंगे वो आपको सारी कंप्लीट आपको मैं वहाँ पर करा दूंगा जब मैं आपको क्रिया कराऊंगा। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न वह कौन सा काव्य है जो लेखन की दृष्टि से स्वर है। वह कौन सा काव्य है या कौन सा शब्द है जो लेखन की दृष्टि से स्वर है। तो हमारे पास जो होगा हमारा राइट आंसर होगा रीरी, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऋषि। तो इसमें जो राइट आंसर होगा इसका रीरी। ठीक है, तो हमारे पास 52 का 52 का रीरी हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न कि अनुनासिक व्यंजन का रूप है। तो अनुनासिक व्यंजन का रूप बताना है। अनुनासिक व्यंजन का रूप, तो रूप हमें बताना है। तो रूप कौन सा होता है, अंग। कौन सा होता है, अंग, जिसको हम इस तरीके से लिखते हैं। और इसको हम क्या कहते हैं, अनुस्वार। इसको हम अनुस्वार भी बोलते हैं। तो वहाँ पे प्रश्न आपके पास है कि अनुनासिक व्यंजन का रूप है तो अंग, या जिसको हम अनुस्वार भी बोलते हैं। फिर सेकंड प्रश्न कि अनुनासिक स्वर का रूप है। वहाँ पे व्यंजन का, यहाँ पे स्वर का है। तो स्वर कौन सा होगा, जिसको हम चंद्रहार बोलते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, अनुनासिक। इसको हम बोलेंगे अनुनासिक। और इस वाले को हम क्या बोलेंगे, अनुस्वार। अंग को हम क्या बोलेंगे, अनुस्वार। और अह को हम क्या बोलेंगे, अंग को जो हमारे पास अंग होगा इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, इसको बोलेंगे हम अनुस्वार। अनुस्वार बोलेंगे। ठीक है, और इसमें 54% है कि अनुनासिक स्वर का रूप है। तो जो अनुनासिक स्वर का रूप होता है चंद्रहार होता है हमारे पास, चंद्रहार, जिसको हम क्या कहते हैं, अनुनासिक बोलते हैं। ठीक है, तो आपको ये दोनों प्रश्न आपके क्लियर हो गए यहाँ पे। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, इसमें नेक्स्ट प्रश्न है कि जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगे उसे क्या कहते हैं। तो जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगे उसे हम क्या कहते हैं, उन्हें हम बोलते हैं हसरू स्वर। तो उन्हें क्या कहते हैं, हम हसरू स्वर बोलते हैं, जिनकी संख्या कितनी होती है, 4। हसरू स्वर अ, ई, उ और री। अ, ई, उ, री, इन्हें क्या बोलते हैं, हसरू स्वर बोलते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न कि मध्य स्वर क्या कहलाता है। हिंदी में किस शब्द को मध्य स्वर कहते हैं। तो किस शब्द को मध्य स्वर बोलते हैं, अ को। अ जो है हमारे पास, अ एक मध्य स्वर है। ठीक है, तो आपका ये प्रश्न भी क्लियर हो गया होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट कि हिंदी में विवर्त वर्णों की संख्या कितनी है। हिंदी में विवर्त वर्ण जो एकदम खुले हुए होते हैं, खुले हुए क्या होते हैं हमारे पास, आ। तो हिंदी में विवर्त वर्ण जिसको बोला खुला हुआ, तो इसकी संख्या कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, और वो कौन सी होगी, आ। फिर 58 हिंदी में वत्स्य वर्ण की संख्या, वत्स्य वर्ण हमारे पास 4 होते हैं, ज,
ल र स जलरस। ठीक है, तो हिंदी में तस्य वर्णों की संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई। ज ल र स जलरस। फिर हमारे पास नेक्स्ट कि काकल्य स्वर यंत्रमुखी वर्ण हैं। हिंदी में काकल्य स्वर यंत्रमुखी वर्ण कितने होते हैं? सिर्फ एक, जिसको हम ह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ह। ह मतलब ह हल। ठीक है, तो हिंदी में स्वर यंत्रमुखी काकल्य वर्ण की संख्या 1 होती है। फिर हमारा नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न कि द्विगुण व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो द्विगुण जो व्यंजनों की संख्या होती है हमारे पास 2 होती है, एक ड और एक ढ। ठीक है, तो 2 संख्या इनकी हमारे पास होती है, एक ड और एक ढ। तो फ्रेंड्स, जो आज की वीडियो थी मेरी, आज की वीडियो में सिर्फ आपको मैंने जो है एक जो टेस्ट पेपर था मेरा वो मैंने क्लियर करा दिया है। इससे पहले मैंने आपको एक नेक्स्ट वीडियो कराई हुई है, आप उसे भी देख सकते हैं। तो आप फ्रेंड्स इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इन प्रश्नों को अपनी नोटबुक में उतारिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।